Bismillahirrahmanirrahim. Today our last lecture, that is irrigation scheduling. What is irrigation scheduling? The process of maintaining an optimum water balance in the soil profile for crop growth and production. How will you define an optimum water balance? Optimum water balance means कि आपने जो इरिगेशन वाटर है उसकी मिकदार वो ऑप्टिमम रखनी है, मुनासिब रखनी है, ना ज़्यादा हो ना कम हो. ज़्यादा होगी तो भी नुकसान होगा क्रॉप को, उसकी क्रॉप की जो यील्ड है वो इम्पेक्ट होगी, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही उस एडवर्सली इफेक्टेड होंगी. और अगर कम है तब भी दोनों मुतासर होंगी. तो हमने ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाई करनी है. अगर हम ज़्यादा करेंगे अप्लाई तो उससे हमारा वाटर भी लॉस होगा. एंड वी हैव टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर एंड आवर गोल इज़ टू हैव मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ यील्ड विद बेटर क्वालिटी. मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ यील्ड विद बेटर क्वालिटी. तो इरिगेशन स्केजुलिंग का मकसद भी यही है कि हमने कब कितना कहाँ कैसे, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, कब कितना कहाँ और कैसे वाटर को अप्लाई करना है ताकि हमारी जो क्रॉप की यील्ड है वो मैक्सिमम हो और उसकी क्वालिटी जो है वो भी बेहतरीन हो. तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्लांट्स फ्यूचर नीड्स फॉर वाटर एंड डेवलपिंग इरिगेशन प्लान्स फॉर द ग्रोइंग सीजन ऑफ अ क्रॉप. यानी कि एक जो क्रॉप सीज़न है उसके लिए हमने अपनी पूरी इरिगेशन की प्लानिंग करनी है. उसमें हमने मौजूदा जो सॉइल के अंदर, सॉइल प्रोफाइल के अंदर हमारे पास वाटर मौजूद है उसको देखना है, वो फाइंड करना है वो कितना है, और हमने जो आगे इरिगेशन अप्लाई करनी है वो हमने देखना है कि वो कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर होनी चाहिए. तो यहाँ पर एक वर्ड पीछे भी यूज़ हुआ है, सॉइल प्रोफाइल. इन द सॉइल प्रोफाइल, तो सॉइल प्रोफाइल है वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू डाउनवर्ड. ये फॉर एग्जांपल यहाँ ये देखें, ये है सॉइल प्रोफाइल. यानी कि ग्राउंड सरफेस से लेकर नीचे तक जो पूरा वर्टिकली हम देखें तो ये एक सॉइल प्रोफाइल है. इसके अंदर फर्दर जो है वो डिफरेंट होराइजन्स होते हैं, जिनमें ओ होराइजन है, ए है, बी, सी एंड आर. ये आप अपने किसी भी फर्दर जो सॉइल के कोर्स में पढ़ेंगे. तो ये थोड़ा सा सॉइल प्रोफाइल के हवाले से. तो इरिगेशन स्केजुलिंग में हमने अपना जो पूरा प्लान है इरिगेशन का वो बनाना है, किसके अकॉर्डिंगली, जो प्रेजेंट जो मौजूदा पानी की मिकदार सॉइल प्रोफाइल के अंदर मौजूद है उसको देखते हुए और हमें आगे कितनी चाहिए उसको देखते हुए ये हमने पूरा जो है ना वो ये डिज़ाइन करना है. तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इरिगेशन स्केजुलिंग 4 हैं. यानी कितना पानी अप्लाई करना है, कैसे, कब और क्यों, कहाँ. ये 4 चीज़ें, इन चीज़ों को हमने अगर प्रॉपरली मैनेज किया तो इस सारे प्रोसेस को हम इसको बोलते हैं इरिगेशन स्केजुलिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मच वाटर टू अप्लाई. अच्छा, अब आज के लेक्चर में सिर्फ चंद एक डेफिनेशंस हैं. अदरवाइज जो इरिगेशन स्केजुलिंग है ये बहुत लेंथी टॉपिक है. इसमें बहुत ज़्यादा जो है लेक्चर्स जो हैं वो कवर हो सकते हैं. मतलब 5-7 लेक्चर इस पे किए जा सकते हैं. तो व्हाट इज़, इसको हम कैसे करेंगे, हाउ मच वाटर टू अप्लाई. तो इसके लिए है नेट इरिगेशन डेप्थ, ये हमें चाहिए होगी सेंटीमीटर के अंदर. और वो क्या है, इज़ इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी माइनस फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट
and AS means apparent specific gravity, RZ root zone depth, MAD management allowed deficit. तो ये सारी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं और इनकी आगे फर्दर डिटेल भी है. तो व्हाट इज़ FC फील्ड कैपेसिटी. द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल एट 1/3 बार सक्शन, यानी कि सॉइल के अंदर जब 1/3 माइनस प्रेशर होगा, उस कंडीशन को, उस वक़्त जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर मौजूद होगा तो उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी. इसकी डेफिनेशन जो है ये बुक में भी गिवन है. अगर आप इसको डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ भी है कि जब ग्रेविटेशनल वाटर जो है, जो ग्रेविटी फोर्स के ज़रिए से जब हमने इरिगेशन अप्लाई कर दी तो सारे का सारा वाटर जो है वो लीच डाउन कर जाएगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा. सारे का सारा वाटर नहीं, काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है वो नीचे ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और इस प्रोसेस को 2 से 3 दिन लगेंगे. और फिर जो सॉइल के अंदर बाकी पानी बचेगा उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी. और उस वक़्त जो सॉइल के अंदर प्रेशर होता है वो -1/3 होता है, या माइनस साथ लगा लें या फिर उसको एटमॉस्फेरिक टेंशन बोलें. अगर प्रेशर बोलेंगे तो फिर माइनस साथ लगाना पड़ेगा, अगर माइनस का यहाँ मतलब है टेंशन. अगर माइनस नहीं लगाना तो फिर 1/3 एटमॉस्फेरिक टेंशन या फिर -1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ मूव कर जाए और फिर ऐसा वक्त आ जाए प्लांट पर कि फिर अगर आप पानी अप्लाई करें इरिगेशन तो उसको वो मुरझा जाए, फिर वो पानी अप्लाई करने का कोई फ़ायदा ना हो. तो ये कंडीशन तब होती है जब सॉइल का जो वो प्रेशर है वो -15 बार होता है या फिर 15 बार एटमॉस्फेरिक टेंशन. इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर दी गई है. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट पर आकर अगर आप वाटर अप्लाई करते हैं इरिगेशन वाटर तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो परमानेंटली जो है वो सीज हो चुका है, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है. AS apparent specific gravity means ratio of bulk density of soil to the density of water. और आपको पता है कि डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, लेकिन यहाँ पर बल्क डेंसिटी वर्ड यूज़ हुआ है. डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में थोड़ा सा फर्क है. अगर आप ये देखें, व्हाट इज़ बल्क डेंसिटी, इट इज़ कैलकुलेटेड एज ड्राई वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम. ड्राई वेट ऑफ सॉइल का मतलब है कि आप जो सॉइल प्रोफाइल के अंदर वाटर है उसको नहीं आप कंसिडर करेंगे, सिर्फ उसका ड्राई वेट लेंगे आप सॉइल का और फिर उसके वॉल्यूम से अगर आप इसको डिवाइड करें तो हमारे पास बल्क डेंसिटी आ जाएगी. और वो यहाँ पर फिर वॉल्यूम कौन सा है, दिस वॉल्यूम इंक्लूड्स द वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ पोर्स. मींस कि जो सॉइल का वॉल्यूम है और सॉइल के पार्टिकल्स के दरमियान जो खाली जगह हैं, इंटरस्टाइसिस हैं, उनका वॉल्यूम भी इसमें कंसिडर होगा. तो उस वॉल्यूम से अगर हम ड्राई वेट ऑफ सॉइल को डिवाइड करें, ड्राई वेट ऑफ सॉइल ऊपर और नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग इट्स इंटरस्टाइसिस, तो उसको हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी. नेक्स्ट आ जाए, RZ मीन्स रूट जोन डेप्थ इन सेंटीमीटर. मैड मैनेजमेंट अलाउड डेफिसिट, इट इज़ द डेफिसिट इन मॉइस्चर कंटेंट बिलो फील्ड कैपेसिटी दैट कैन बी अलाउड बिफोर अप्लाइंग द नेक्स्ट इरिगेशन. ये इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है. इट इज़ द डेफिसिट इन मॉइस्चर कंटेंट बिलो फील्ड कैपेसिटी दैट कैन बी अलाउड बिफोर नेक्स्ट इरिगेशन. इसको आप यूँ समझ लें कि बिल फर्ज
हमने इरिगेशन वाटर अप्लाई किया फील्ड के अंदर, तो कुछ दिनों के बाद हमने उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक किया सॉइल का, तो वो हमारे पास आया 85% फॉर एग्ज़ाम्पल कंज्यूम हो गया, और सिर्फ उस वक़्त हमारे पास 15% रह गया। और हमने डिसाइड ये किया हुआ है कि जब जैसे ही 15% रह जाएगा तो हम तब नेक्स्ट इरिगेशन अप्लाई करेंगे। ये जो डेफिसिट हुआ है 85% का, ये इसको बोलते हैं मैड। ये हमने खुद डिसाइड करना है कि हमने कितना डेफिसिट रखना है, कि कितना इरिगेशन वाटर कंज्यूम हो जाए और कितना सॉइल के अंदर मौजूद हो, और हम उस वक़्त नेक्स्ट इरिगेशन अप्लाई कर दें। लेकिन ये ख्याल रखना है कि अगर हम उससे फर्दर कहीं नीचे अगर लेवल पर चले जाएं, बिलफर्ज कोई लेवल ऐसा हो कि फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ जाए, फिर इरिगेशन अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो डेफिसिट मैनेजमेंट अलाउड डेफिसिट यही है कि हमने जो डिसीजन किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 85% हमारा कंज्यूम हो गया और 15% रह गया, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो 15% रह गया। अब हमने जो है वो इरिगेशन अप्लाई करनी है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा करेंगे, यानी कि 86% कंज्यूम हो जाए और 14% रह जाए, तो मे बी फिर कोई जो है वो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पर इम्पेक्ट हो, और फिर आगे फर्दर इसको करेंगे तो कि ऐसा पॉइंट भी आएगा कि फिर जो प्लांट है वो परमानेंटली जो सीज हो जाएगा और फिर उसको इरिगेशन अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो व्हाट इज़ ग्रॉस इरिगेशन डेप्थ, दैट इज़ इक्वल टू नेट इरिगेशन डेप्थ। जो हमने यहाँ फाइंड की है, ये वाली चीज़ें लगाकर हमारे पास अगर फील्ड कैपेसिटी हो, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो, पेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, रूट जोन डेप्थ हो और मैड की वैल्यू गिवन हो, तो हम नेट इरिगेशन डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। और उसको अगर हम एप्लीकेशन एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ग्रॉस इरिगेशन डेप्थ आ जाएगी। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है व्हेन टू अप्लाई एन इरिगेशन। तो इसके अंदर है नंबर ऑफ डेज टू नेक्स्ट इरिगेशन, यानी दरमियान में जो कितने दिनों का वक्फा है वो हमने कैसे फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय डेली इवेपोट्रांसपिरेशन। ये आगे इसकी डेफिनेशन आएगी एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन की, तो इस फार्मूले के ज़रिए हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूरे इरिगेशन स्केजुलिंग के लिए काम आती हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम फाइंड करें तो फिर हम अपना इरिगेशन प्लान बना सकते हैं। अगर हम इन बेसिक्स का नहीं पता होगा तो फिर हम आगे मूव नहीं कर सकते। इस लेक्चर में सिर्फ चंद एक डेफिनेशंस हैं और बेसिक्स चीज़ें हैं, अदरवाइज इरिगेशन स्केजुलिंग एक लेंथी टॉपिक है। तो दिस टॉपिक हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय यू पीपल। हाउ टू फाइंड द सॉइल मॉइस्चर, हमने इसके मेथड ये पहले भी पढ़े थे, जस्ट इनके नाम टेंशियोमीटर, जिप्सम ब्लॉक, स्पीडी मॉइस्चर मीटर, न्यूट्रॉन प्रोब मेथड एंड टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीट्री। लेकिन हमने सिर्फ एक इसमें प्रैक्टिकल भी किया था ग्रेविमेट्रिक मेथड का, कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द सॉइल मॉइस्चर बाय यूजिंग द ग्रेविमेट्रिक मेथड। तो वो ग्रेविमेट्रिक मेथड क्या था, मैस ऑफ वाटर ओवर मैस ऑफ सॉइल, जिसमें आपने एक सॉइल सैंपल लेकर उसको कैन में रख के उसका वेट किया था, मैस कैलकुलेट किया था, फिर उसको 24 आवर्स के लिए ड्राई किया था ओवन में, फिर उसका दोबारा से मैस कैलकुलेट करके दोनों का डिफरेंस लिया था। तो वो हमारे पास मैस ऑफ वाटर और मैस ऑफ सॉइल जो बाद में आपने कैलकुलेट किया था ड्राई सॉइल का, दोनों को डिवाइड करके हमारे पास ये मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू आई थी ग्रेविमेट्रिकली। अगर हम करें वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो दोनों के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो इसको अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, ये थीटा जी जो है ये ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट है, यानी मास ऑफ वाटर ओवर मास ऑफ सॉइल। अगर इसको ऊपर ले जाएं इसको, तो ये इस तरह की शक्ल बनेगी, और आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट आ जाए हाउ टू अप्लाई एन इरिगेशन, कि कैसे इरिगेशन अप्लाई करनी है। ये आपने पूरा एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें डिफरेंट मेथड्स थे, बेसन, बॉर्डर, फरो, स्प्रिंकलर, ड्रिप, बबलर, ये सारी चीज़ें उसमें थी कि कौन सा मेथड आपने अप्लाई करना है। वो भी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसकी भी आगे बेसन के पर अलहदा से लेक्चर हो सकता है, बॉर्डर के अलहदा, स्प्रिंकलर, ड्रिप, ये सारे अलहदा से लेक्चर 1 बाय 1 करके इस पर हो सकते हैं, लेकिन जस्ट इंट्रोडक्टरी टाइप आपने उसमें पढ़ा था। तो उसमें इस कंपोनेंट जो है इरिगेशन स्केजुलिंग का, कि हाउ टू अप्लाई एन इरिगेशन, इसमें आपने देखना है कि किस क्रॉप के लिए कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है, वो आपने अप्लाई करना है ताकि हमारे पास मैक्सिमम यील्ड ऑफ क्रॉप हो और उसकी बेटर क्वालिटी हो। नेक्स्ट है वेयर टू अप्लाई एन इरिगेशन। ये चीज़ डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, क्रॉप ग्रोथ स्टेज पर और इरिगेशन टर्न पर। तो हमने देखना है कि क्रॉप की ग्रोथ स्टेज कौन सी है। ये आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस बारे में। तो ये क्रॉप की ग्रोथ स्टेजेस होती हैं, जिसमें स्प्राउट है, सीडलिंग है, वेजिटेटिव, ये बडिंग, फ्लावरिंग एंड राइपनिंग। तो किस क्रॉप स्टेज पर कितना वाटर किस मेथड के ज़रिए हम अप्लाई करें तो हमारे पास बेहतरीन जो क्वालिटी है वो हम ऑब्टेन करें। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप की ग्रोथ स्टेज है। और सेकेंडली इरिगेशन टर्न, यानी वाराबंदी सिस्टम में आपने पढ़ा था कि जो इरिगेशन पानी लगाने की बारी है, अब आपने ये देखना है कि अगर आपकी बारी आ रही है अगले वीक में, तब आएगी जब आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है सॉइल का वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा फिर तो आपको नेक्स्ट बारी का इंतज़ार नहीं करना होगा, इसी बारी में आप दोबारा इरिगेशन वाटर अप्लाई करेंगे। और अगर इस तरह की सूरत हाल है कि अगर नेक्स्ट बारी जो आपकी टर्न है उसमें अगर आप अप्लाई करें वाटर, तो फिर उसको मसलन के ग्रोथ जो है वो बेहतर हो सकेगी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक तब तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर आप अगली बारी का इंतज़ार करेंगे। अगर आप पहले लगा देंगे तो भी नुकसानदेह है, बाद में लगाएंगे तो भी नुकसानदेह है। लेकिन ये हमने, अगर आपको याद हो, वाराबंदी सिस्टम में एक इसका ड्रॉबैक भी पड़ा था। जो वाराबंदी सिस्टम का ड्रॉबैक है कि हमने अपनी बारी के हिसाब से पानी लगाना है। अगर हमारी जो इरिगेशन स्केजुलिंग बता रही है कि हमने आज पानी लगाना है, तो लेकिन बारी हमारी कुछ दिनों के बाद है, तो डेफिनेटली उसका इम्पेक्ट तो होगा क्रॉप पर। और अगर हम पहले लगा देंगे तो वो भी उसके लिए कोई बेहतर नहीं है। लेकिन हमने इसमें ख्याल यही रखना है कि अगर अगली दफ़ा लगाएंगे तो कहीं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए, तो उससे पहले हम लगाएंगे। तो ये वेयर टू अप्लाई इरिगेशन, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्रॉप ग्रोथ स्टेज और इरिगेशन टर्न। फिर डिफरेंट एफिशिएंसीज हैं इरिगेशन एफिशिएंसीज। तो एफिशिएंसी को किस तरह डिफाइन करते हैं? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ये सिंपल डेफिनेशन है एफिशिएंसी की, यानी कि हाउ एफिशिएंटली वाटर यूज किया गया है या कन्वे किया गया है। तो इसका ताल्लुक जो है वो
काफ़ी चीज़ों से भी है कि वहाँ पर ज़मीन को लैंड प्रिपरेशन की गई है या नहीं की गई, इरिगेशन सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, और जो फार्मर है उसकी स्किल्स किस तरह की हैं, कितने अच्छे अंदाज से वो ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो ये जो जो है हाउ एफिशिएंटली वाटर इज़ यूज्ड और कन्वेड, ये इसका ताल्लुक इन चीज़ों से भी है, इन फैक्टर्स पर भी ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन है कन्वेंस एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड और डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स। आपने जो नक्के से पानी छोड़ा है उसका वॉल्यूम नोट कर लें, और जो आपको फील्ड में मिला है उसमें डेफिनेटली डिफरेंस होगा। तो दोनों की अगर रेशो लेंगे तो हमारे पास कन्वेंस एफिशिएंसी आएगी। तो डिफरेंस क्यों होगा? क्योंकि पानी का लॉस भी हो रहा है दरमियान में। नक्के से लेकर फील्ड तक जब पानी पहुंचेगा तो एवेपोरेशन भी होगी, यानी कि बुखारात बनकर पानी जो है वो भी उड़ेगा ड्यू टू सनशाइन, और कुछ पानी जो है वो रास्ते में सॉइल प्रोफाइल में भी जाएगा, नीचे की तरफ जो उसकी परकोलेशन होगी, पानी इनफिल्ट्रेट भी होगा नीचे। तो ये जो लॉसेस हैं इनकी वजह से टोटल जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिसीव्ड इन द फील्ड है वो, और जो डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स, नक्के से जो पानी आपको मिल रहा है, दोनों में डिफरेंस होगा। एंड नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड टू द फील्ड। अगर आप दोनों को कैलकुलेट करें और इनकी रेशो लें तो दैट इज़ कॉल्ड एज एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब जो वाटर आपको फील्ड में पहुंच गया, फील्ड में पहुंचने के बाद भी वहां से एवेपोट्रांसपिरेशन होगी। एवेपोट्रांसपिरेशन क्या है ये आगे इसकी डेफिनेशन आएगी। तो वो टोटल का पूरा जो है वो नीचे रूट जोन तक नहीं पहुंचेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा एवेपोट्रांसपिरेशन भी होगी, और इसके अलावा प्लांट इटसेल्फ भी यूज़ करेगा उसको फॉर बिल्डिंग इट्स टिश्यूज़। अब ये जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि उसकी जो अपने लीव्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी पानी कंज्यूम होगा। देन है इरिगेशन एफिशिएंसी, इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कन्वेंस एफिशिएंसी एंड एप्लीकेशन एफिशिएंसी। दोनों को अगर हम कन्वेंस एफिशिएंसी और एप्लीकेशन एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इरिगेशन एफिशिएंसी आती है। और इरिगेशन एफिशिएंसी को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन और फील्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। व्हाट इज इरिगेशन टाइम? इरिगेशन टाइम जो है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितने एकड़्स हैं या कितने हेक्टेयर्स हैं, और हमारे पास जो सप्लाई ऑफ वाटर है डिस्चार्ज की सूरत में क्यू कितना है, और हमने कितनी डेप्थ पर वाटर अप्लाई करना है, ये उस सूरत में इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और इसका फॉर्मूला है QT इज़ इक्वल टू AD, जबकि Q जो है वो क्यूबिक फीट पर सेकंड में है, T आवर्स में है, एरिया जो है वो एकड़्स में है, और D जो है वो इंचज़ में है। इस फार्मूले में ये ही यूनिट्स हैं। अगर आप यूनिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर कोई फैक्टर भी लगेगा, मल्टीप्लाई होगा उससे, या फिर डिवाइड होगा। अगर QT इज इक्वल टू AD सिंपल ये है इक्वेशन, तो फिर Q जो है वो क्यूबिक फीट पर सेकंड में है, और T आवर्स में है, और एरिया जो है वो एकड़्स में है, D इंचज़ में। अगर आप इसको D को चेंज करें सेंटीमीटर में करें तो यहाँ पर कोई ना कोई फैक्टर भी मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर। इसी तरह आप कोई इन चारों में से किसी यूनिट को भी चेंज करें तो ये इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन इन यूनिट्स के साथ है। आगे डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, व्हाट इज़ इवेपोरेशन एंड व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोट्रांसपीरेशन। अब सिर्फ इवेपोरेशन है जो पानी बुखारात बनकर
एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है उसको बोलते हैं एवेपोरेशन। लेकिन कहाँ से? वाटर बॉडी से, जैसे नहर है या कोई भी पॉन्ड है। सिर्फ अगर हम वाटर बॉडी की बात करें, ग्राउंड सरफेस से भी जो पानी ऊपर की तरफ मूव करता है उसको हम बोलते हैं एवेपोरेशन। लेकिन अगर प्लांट्स की सरफेस से पानी बुखारात बनकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ये है, ये अगर सरफेस से पानी मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। और अगर ट्रीज है, ग्रास है, उससे ऊपर की तरफ पानी जो है वो लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन ड्यू टू सनशाइन, ड्यू टू टेम्परेचर। तो दोनों को these are collectively and combinedly called as evapotranspiration. Evaporation plus transpiration is called as evapotranspiration. evaporation सिर्फ वाटर बॉडी या ग्राउंड सरफेस से, और ट्रांसपिरेशन सिर्फ ग्रीनरी से, ये भी कह सकते हैं इसको। तो दोनों को combinedly evapotranspiration. And what is the consumptive use? Evapotranspiration loss plus the amount of water consumed during the tissue building process of plants. इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, evapotranspiration भी है और पानी जो यूज़ हुआ है बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स के लिए, टिश्यूज़ की बिल्डिंग के लिए, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो दैट इज़ कॉल्ड एज कंजम्पटिव यूज़। फिर है क्रॉप कोफिशिएंट। It is the ratio of actual evapotranspiration to the of the crop to the reference evapotranspiration. आपने evapotranspiration तो पढ़ ली कि दोनों का कंबाइन जो वाटर लॉस है वाटर बॉडी से या सरफेस ऑफ सॉइल से प्लस ग्रीनरी से जो वाटर लॉस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज evapotranspiration. अब है एक्चुअल evapotranspiration और रेफरेंस evapotranspiration. अब ये पूरा एक कंप्लीट लेक्चर है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर सिर्फ इस एक टर्म के ऊपर हैं इवेपोट्रांसपिरेशन पर, कि हमने किसी भी क्रॉप की ईटी, इसको ईटी नहीं बोलते हैं, ईटी कैसे कैलकुलेट करनी है। तो इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें उसने बताई हैं। रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन, हम जब ईटी कैलकुलेट करते हैं तो हम उसके डिफरेंट मेथड्स हैं और वो कैलकुलेट की जाती है ग्रास से या फिर अल्फाल्फा क्रॉप से। ये रेफरेंस क्रॉप है, दोनों ग्रास या फिर अल्फाल्फा दोनों की ईटी कैलकुलेट की जाती है। उसके लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं, उससे जब हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम उसकी तरफ नहीं जाते क्योंकि वो बहुत फिर लेंथी हो जाएगा, जिसमें फील्ड के मेथड्स भी हैं, उसमें डिफरेंट फार्मूलाज भी हैं और ये बहुत लेंथी जो है वो प्रोसेस है। तो जब हम ग्रास या अल्फाल्फा से हम ईटी कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन। अब हमने अपनी किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप की हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल वीट की चाहिए, बार्ले की चाहिए या फिर राइस की, मेज़, कॉर्न, शुगर केन, किसी भी क्रॉप की हमें ईटी चाहिए। तो हमने जो पहले कैलकुलेट की है ईटी, जिसको हमने रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन कहा है, उसी को हमने KC से मल्टीप्लाई करना है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉप कोफिशिएंट। KC जो है वो हर क्रॉप का ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, उसकी वैल्यू गिवन है। ये थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट्स ने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो जैसे ही हम रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन, जिसको हमने ग्रास या फिर अल्फाल्फा से कैलकुलेट किया हुआ है, उसको KC से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी क्रॉप की KC, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर है या वीट है, वीट की KC जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वीट की ईटी आ जाएगी। तो KC जो है जो गिवन होता है हर क्रॉप का, इसको फाइंड करने का भी बहुत लेंथी प्रोसेस है जो कि आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ना ही हम उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक जो है टर्म लिखी हुई है क्रॉप कोफिशिएंट, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्केड्यूलिंग? सबसे बड़ा फ़ायदा इरिगेशन स्केड्यूलिंग का वही है कि हमने
पानी को सेव करना है, कम से कम पानी यूटिलाइज हो, लेकिन इतना कम नहीं कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो इम्पेक्ट हो। ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर होनी चाहिए। तो हमने पानी को सेव करना है और फिर हमारे पास बेहतरीन जो बेटर क्वालिटी हो और क्वांटिटी मैक्सिमम हो, ये इसमें अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कन्वेंस एफिशिएंसी। अब इसने कन्वेंस एफिशिएंसी को थोड़ा सा एलेबोरेट किया है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक ट्यूबवेल से 1 क्यूसिक पानी ले रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे वाटर कोर्स की तरफ जा रहा है, उसकी जो कन्वेंस एफिशिएंसी है वो 70% है। मतलब इसका ये कि जो 1 क्यूसिक का 70% पानी है, उसका 70% जितना भी बनता है 0.7 क्यूसिक बनेगा, वो फील्ड तक पहुंच रहा है या वाटर कोर्स तक पहुंच रहा है। बाकी 30% वाटर इसके अंदर या तो बुखारात बनकर उड़ रहा है या फिर नीचे लीच डाउन हो रहा है परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन की सूरत में। तो अगर 70% है तो इसका ये मतलब है कि 30% वाटर लॉस हो रहा है। अगर 80% है तो इसका मतलब है 20% वाटर लॉस हो रहा है, बाकी इधर इस तरफ आ रहा है। ये कन्वेंस, इसको बोलते हैं कन्वेंस लॉस, जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लॉस हो रहा है। और इस अगर हम ये इसकी रेशो को कैलकुलेट कर लें कि वाटर एट डाउन स्ट्रीम सेक्शन एंड वाटर एट अप स्ट्रीम सेक्शन, तो उसको हम बोलेंगे कन्वेंस एफिशिएंसी। यानी कि हमारे पास इस तरफ पानी कितना आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है, दोनों की रेशो। डाउन स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर वाटर कोर्स है और अप स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर ट्यूबवेल है। जहाँ से पानी आ रहा है वो हमेशा अप स्ट्रीम, और जहाँ जिस तरफ जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइडेड बाय वाटर एट अप स्ट्रीम सेक्शन, और यूँ भी कह सकते हैं वाटर एट टेल ऑफ वाटर कोर्स डिवाइडेड बाय वाटर एट हेड ऑफ वाटर कोर्स। और एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड। अब ये एक बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, ब्रेक हॉर्स पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ पंप ऑपरेट्स फॉर 2 टाइम्स। इसके लिए कुछ चीज़ें गिवन हैं। हमारे पास एरिया टू बी इरिगेटेड 5 एकड़ है, डिस्चार्ज ऑफ ट्यूबवेल 1 क्यूसिक यानी कि 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, और उसका हेड 20 मीटर है। फील्ड कैपेसिटी 14% है। मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉइल आफ्टर फ्यू डेज ऑफ इरिगेशन 11% है। ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है रूट जोन डेप्थ ऑफ क्रॉप 75 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ सॉइल 1.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और कन्वेंस एफिशिएंसी कितनी है 70%, एप्लीकेशन एफिशिएंसी 65%, मोटर की एफिशिएंसी 75% और पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी 64%। और एक यूनिट की प्राइस जो है वो 13 रुपीज़ है पर किलोवाट आवर। तो हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर टू द फील्ड, ब्रेक हॉर्स पावर और इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इसका सलूशन गिवन है। सबसे पहले ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट जो है वो फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी हमारे पास है 14% और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है 11%। 14 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। अब वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल टू ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट मल्टीप्लाइड बाय पेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, और पेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सॉइल गिवन है पीछे 1.65 दिस वन, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 1 है, पता होना चाहिए। तो ये 1.65 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1.65 और 3%, इसको चेंज कर लें परसेंट में कर लें 1.65 को भी, तो यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो ये 4.95% आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट।
अब डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितनी है, ये वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट मल्टीप्लाइड बाई रूट जोन डेप्थ होता है। तो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट है और रूट जोन डेप्थ गिवन है 0.75 मीटर या फिर 75 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3.71 सेंटीमीटर आती है ये डेप्थ ऑफ वाटर। अच्छा, अब डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड जो है वो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन एफिशिएंसी प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट। अब लीचिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पर गिवन नहीं है तो वो ज़ीरो कंसिडर होगी। तो डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड कितना है, इसमें लगाएं वैल्यूज़। डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड हमारे पास 3.71 है और एप्लीकेशन एफिशिएंसी 0.65 है। दोनों को डिवाइड करें तो ये 2.24 इंचेस आएगा। अब नेक्स्ट आ जाएं फॉर कैलकुलेशन ऑफ रनिंग टाइम ऑफ ट्यूबवेल। तो QT इज़ इक्वल टू AD, ये हमने आज किसी स्लाइड में पढ़ा है, जहाँ पर Q जो है वो क्यूबिक मीटर पर सेकंड में है, टाइम आवर्स में है, एरिया A एकड़्स में और D इंचेस में। और अगर हम टाइम जो है वो सेकंड्स में कर लें और एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर में करें और ये D जो है यदि मीटर्स में करें तो यहाँ पर इक्वेशन चेंज हो जाएगी। QT इज इक्वल टू 2.8 AD। ये आप चेक भी कर सकते हैं इसको, ये इन सारे यूनिट्स को, आवर्स को आप करें सेकंड्स में और एरिया को एकड़ से लेकर जाएं स्क्वायर मीटर में और इंचेस को लेकर जाएं मीटर्स में। ये आपकी असाइनमेंट भी है, आपने इसको करना है कि ये किस तरह से QT इज इक्वल टू AD और QT इज इक्वल टू 2.8 AD कि कैसे आया, साबित करना है, अप्रूव करना है कि अगर यूनिट को इसमें चेंज करें तो यही बनता है। तो इसमें लगाएं वैल्यूज़ और T कैलकुलेट करें। तो एरिया हमारे पास 5 एकड़ है और D हमारे पास 2.24 है, यहाँ कैलकुलेट किया था ये वाला 2.24 और Q हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, गिवन है ये क्वेश्चन में। तो हमारे पास आ जाएगा टाइम 11.24 आवर्स। नेक्स्ट चलते हैं वाटर हॉर्स पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पंप वाले लेक्चर में, गालबन लास्ट स्लाइड थी, QH/76। तो Q हमारे पास गिवन है 1 क्यूसेक यानी 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, जो कि बराबर होता है 28.3 लीटर पर सेकंड के। तो ये ज़रा वैल्यूज़ लगाएं इसमें। तो 28.3 इंटू H हमारे पास गिवन है 20 मीटर, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है 20 मीटर हेड ऑफ वाटर। और डिवाइडेड बाय 76, तो ये हमारे पास आएगा 7.44 हॉर्स पावर। और IHP इज इक्वल टू वाटर हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी। ये आखिरी स्लाइड थी पंप वाले लेक्चर की, वहाँ से ये फार्मूला लिया गया है। तो WHP हमारे पास 7.44 और पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी हमारे पास गिवन है 64%। आपको पता होना चाहिए कि परसेंट को वैल्यूज़ में चेंज करना है, ये है, तो उसको डिवाइड बाय 100 करते हैं और अगर वैल्यू को परसेंट में लेके जाना तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ये भी कन्वर्जन याद रखनी है आपने, दोबारा सुन ले कि अगर परसेंट गिवन है, जैसा कि यही एफिशिएंसी की बात कर ले, पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी हमारे पास है 64%, इसको हम वैल्यू किस में यूज़ करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 100। और अगर इसके उल्ट करना है यानी कि वैल्यू गिवन है उसको लेके जाना है परसेंट में तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वाटर हॉर्स पावर है 7.44 और पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी 0.64, तो ये हमारे पास 11.63 आएगा। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट या फिर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.746 किलो वाट। अगर वाट की बात है तो फिर 746, अगर किलो वाट है तो फिर 0.746। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू को 0.746 से तो ये किलो वाट में आ जाएगी।
अब पंप जो है वो 2 दफ़ा चलता है, ये उसने क्वेश्चन में बताया था विद 11.24 आवर्स, ये हमने टाइम भी निकाला था पीछे टी, क्यू टी इज इक्वल टू ए डी के फार्मूले से। तो अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है, अब हमारे पास ये आई है 8.67 किलो वाट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि 2 दफ़ा चलता है, 2 से मल्टीप्लाई करें, कितनी देर के लिए चलता है उससे मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 194.9 किलो वाट आवर। अब हमने करना है कैलकुलेट बिल। तो बिल कैलकुलेट करने के लिए यूनिट प्राइस कितनी है 13 रुपीज़, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रुपीज़ की सूरत में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, दैट इज़ 2533 रुपीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।